हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 केसर वाले देश में। इसका जैसे कि हम आधा चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, वो भी कहाँ तक, अमरनाथ की यात्रा तक। अब हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में अमरनाथ से आगे का चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं कि आगे के चैप्टर में जो ये लेखक है वो कहाँ जाता है। अब अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएँ थी। तय किया, सभी दोस्तों ने सोचा कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठकर वो श्रीनगर जाने के लिए तैयार हुए। पहुँचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा, यानी कि ललचाने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा, डल झील कहाँ है, डल झील कहाँ है। उन्होंने रास्ता बता दिया और जो सभी दोस्त थे वो बहुत ही उत्साह में डूब गए और डल झील के किनारे आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है, यानी कि श्रीनगर में अनेक झील और नदियां हैं। झेलम भी एक नदी है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी पानी घूम सकते हैं। मतलब शिकारे एक नाव है जिसमें बैठकर आप श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा घूम सकते हैं। डल का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। सो साहब एक शिकारा किया गया और मज़ा चप्पू की छप छप के साथ ही आने लगा। यानी कि फिर उन्होंने एक नाव को बुक किया, उसमें वो बैठे। फिर नाव को चलाने के लिए जो चप्पू हैं, यानी कि दोनों तरफ जो लकड़ियों से वो चलाते हैं, वो होते चप्पू, उनसे छप छप की आवाज़ होने लगी। सारे जो दोस्त हैं उन सबको मज़ा आने लगा। आप नाव में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीज़ें इन नावों पर मिलती है। एक साथी केसर पर मुग्ध थे, सबको केसर खरीदवाने में लग गए। यानी कि झील में, डल झील में क्या था कि शिकारे में लोग बैठते थे, वहाँ और भी कई शिकारे चलते थे, जिससे नियर अगर तुम नदी में, यानी कि उस शिकारे में बैठे बैठे ही वहाँ आसपास की नाव से शॉपिंग कर सकते हो। फूल, केसर, अगर तुम्हें कश्मीरी चीज़ें कुछ खरीदनी हो तो वो भी खरीद सकते हो। तो ऐसे जो लेखक के दोस्त थे, तो उनमें से किसी को, जो एक मित्र था, वो इतना इतना खुश हुआ, वो केसर पे इतना मुग्ध हो गया कि वो नील सभी को केसर खरीदवाने लग गया। फिर सारे जो लोग थे वो चार चिनार तक गए। चार चिनार एक जगह है। चार चिनार चार बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है। यानी कि चिनार क्या है, एक पेड़ है। ये क्या है, ये चार बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल झील के पानी से घिरा बड़ा खूबसूरत लगता है। क्या है, इस टापू के आसपास चारों तरफ क्या है, पानी है, वो भी किसका, डल झील का। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर है। वहाँ जो सारे दोस्त थे वो टैक्सी से गए और वो टैक्सी से ही आगे निषाद बाग गए। निषाद बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। यानी कि जो ये निषाद बाग है वो सीढ़ीनुमा बाग है। जैसे सीढ़ी होती है ना, एक के ऊपर एक, इसी तरीके से जो ये बाग है ये भी इस तरीके से बना हुआ है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर अगर डल की तरफ जब झाँकोगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत स्त्री खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झाँक रही हो। यानी कि जो इसकी सुंदरता है वो अद्भुत होती है। डल के पश्चिमी निषाद के सामने नसीम बाग, जिसका सम्राट अकबर ने लगवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। अब वो इससे आगे चलते हैं। वो जहांगीर के लगवाए बाग में पहुँचे, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। इस तरीके से पहले वो निषाद बाग पहुँचे, निषाद बाग के बाद नसीम बाग पहुँचे। अब वो जा रहे हैं शालीमार बाग की ओर। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का ये प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। कि जहांगीर का जो ये शालीमार बाग है ये 400 साल पुराना है। दरख्त ये भी एक पेड़ का नाम है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे शेरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यानी कि जो ये बाग है शालीमार बाग, ये भी बहुत ही सुंदर है। अब वहाँ रोज़ शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने काबिल होता है जब पेड़ों के टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुंघरूओं की आवाज़ें आती सुनाई देती हैं। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतर कर खड़ा हो जाता है। यानी कि जो ये बाग है शालीमार बाग बहुत ही सुंदर है। या जब फूल वूल, यानी कि फूल वूल आने लगते हैं तो जब वो पेड़ हिलते हैं तो उससे जो आवाज़ होती है मन को मोहने वाली आती है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा।
अब वो निशात बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग से आगे बढ़ते हैं। अब वो जा रहे हैं चश्मे शाही, ये भी एक जगह है। अब वो उसकी तरफ चले जिसका पानी दवा का काम करता है, यानी कि चश्मे शाही वहाँ का जो पानी है वो दवा का काम करता है। चश्मे शाही यानी बादशाही सोता, सोता यानी कि झरना। चश्मे शाही भी क्या है, एक झरने की तरह है, शाहजहाँ की देन है। ऐसा ही एक स्रोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अचबल जगह है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं, यानी कि ऐसे कुछ झरने हैं। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको उस झील में ले चले जो है तो डल झील से छोटी, लेकिन वहाँ जल किरणें खूब होती हैं। यानी कि अब वो ऐसी झील की तरफ जा रहे हैं जो डल झील से छोटी झील है, लेकिन वहाँ जल किरणें मतलब जल में जो खेल खेल होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। मोटर बोट, सर्फिंग, स्की, तैराकी करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। यानी कि वहाँ तरह तरह की एक्टिविटी होती हैं। मोटर बोट, सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी, इस तरीके का वहाँ जो सैलानी होते हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। झेलम की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। झेलम नदी में हाउस बोट होती हैं जिसमें जाने के लिए जो लेखक होते हैं और उनके जो दोस्त होते हैं उनका बड़ा मन होता है। जब वो होटल में ठहरे होते हैं तो उनका मन करता है कि वो भी हाउस बोट के अंदर जाकर देखे। अब क्या था, अब अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवाया, यानी कि उन्होंने अपनी नाव को एक हाउस बोट के पास लगवाया। आवाज़ दी कि हाउस बोट का जो मालिक है वो आए तो उससे भावता करें, यानी कि उन्होंने आवाज़ लगाई ताकि हाउस बोट का मालिक निकल के आए और वो उससे भावता, यानी कि थोड़ा देखे कि कितना रेट है यहाँ अंदर आने का या क्या चीज़ है उन सब का। कोई नहीं आया, शायद आवाज़ नहीं सुनी, ये कि सब लेखक और उसके मित्रों ने सोचा। अब क्या हुआ, वो अंदर चले गए। हाउस बोट में वो पहुँच गए। अंदर झाँका तो देखकर तबीयत दंग रह गई, यानी कि जैसे वो हाउस बोट के अंदर गए तो वो देखकर हैरान हो गए। बाहर से जो केवल एक नाव लग रही थी वे अंदर से पूरी राजसी महल की जैसी थी। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली के पंखों से लैस पूरा तैरता महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। यानी कि इस तरीके से अजनबी उसके हाउस बोट में आ गए थे। जो हाउस बोट का मालिक था वो आया, उसने देखा कि अजनबी लोग यहाँ क्या करने आए हैं और उसको देखकर उसे बहुत गुस्सा और वो उन पर बिगड़ पड़ा। हमने माफ़ी मांगी और वापस हो गए, यानी कि जो लेखक के मित्र थे उन्होंने हाउस बोट के मालिक को सॉरी बोला और वहाँ से चले गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि ये हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक हैं। यानी कि जो मालिक था हाउस बोट का वो उसने बोला कि इस तरीके से लोग आकर हमारे हाउस बोट को गंदा कर देते हैं। तो उसकी इसी बात से लेखक और उसके मित्रों ने पता चला कि जो हाउस बोट है वो शहर के आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक होते हैं। दूसरे दिन वो गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चरागाह, हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए बहुत मशहूर है। स्कीइंग के लिए भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है। यानी कि ये जो गुलमर्ग की जो जगह है यहाँ पर बर्फ़ अधिक पड़ती है और इस बर्फ़ में ज़्यादा वहाँ स्कीइंग की जो खेल होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। लेकिन स्कीइंग करने वालों को ऊपर चढ़ने के लिए जो रोप वे बनाया गया है उस पर चढ़कर हमें भी मज़ा आया। अब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए ऊपर एक तार सा बांधा होता है जिसमें से वो कहते हैं एक मशीन से होते हैं जिसमें बैठकर लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हैं, उसे बोलते हैं रोप वे और रज्जू मार्ग भी। हम चढ़ तो गए लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। यानी कि वो उस रास्ते में थे, यानी कि उस मशीन से में बैठे थे जिसमें वो बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो इतने में क्या हुआ, बारिश भी होने लग गई थी। अब ना कूद सकते हैं ना भाग सकते हैं क्योंकि भाई वो बीच में लटके हुए हैं रोप वे, वो रास्ते में है बीच में जो तार एक जगह से दूसरी जगह बंधे हुए हैं। अब वो ना उधर से कहीं उतर सकते हैं ना भाग सकते, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियाँ अपनी रफ्तार से सरक रही थी। जो वो कुर्सियाँ थी अपनी रफ्तार से सरक रही थी धीरे धीरे। जब वो नीचे उतरे तो पानी तो रुक गया था
और वो जो सर्दी से वो बहुत ही ठिठुर रहे थे, क्योंकि वो खुली हो रहती है, हवा ववा लगती है। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे, यानी कि ठंड के मारे वो ठिठुर रहे थे। ठंडा मौसम था, बारिश भी हुई थी वहाँ। तो वो क्या हुआ, जैसे वो नीचे उतरे तो उन्होंने क्या करा, फटाफट वो अपने होटल में गए, कंबलों में दुबक गए। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलन मार्ग पड़ता है। अब वो गुलमर्ग से आगे कहाँ गए हैं, खिलन मार्ग गए हैं। फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं। अब खिलन मार्ग से थोड़ी आगे लेह पड़ता है, ये भी एक जगह है लेह। मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे, क्योंकि जो ये पूरा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ये बहुत ठंडा इलाका है। इस तरीके से जितना आगे जाते जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। जो लेखक के दोस्तों की अब हिम्मत ना रही और ज़्यादा ठंड को सहने की, और ऊंचाई पर जाने का हौसला वो खो बैठे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके वो सारे जो दोस्त थे अपने अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। यानी कि वो इतनी ही जगहों पर घूमकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत वादी है। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियाँ, केसर के खेत, महजूर के गीत, बर्फ़ के चादरें ताने, हिमालय के विशाल पर्वतखंड और झीलों के आइनों में मुँह झाँकती चोटियाँ, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमानवाज लोग, ये सब स्वर्ग नहीं तो और क्या है। कि वहाँ जो ये झरने हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, बाग हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं। और कश्मीर के जो लोग हैं, जो मेहमानवाजी बहुत अच्छे से करते हैं, अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो बताओ वो स्वर्ग नहीं तो क्या है। इस तरीके से जो ये पूरा चैप्टर था वो पूरे जम्मू कश्मीर की यात्रा करा देता है कि कैसे जब आप आगे जाते हो, बढ़ते जाते हो, जम्मू से आगे बढ़ते जाओगे तो कैसे आपके रास्ते यानी कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती